नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास स्पेशल खबर जनवर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं की बड़ी खबर को। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने आगामी आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में केवीएट याचिका दायर की है। यह कदम परीक्षा की निर्धारित तिथि 17 और 18 जून 2024 को लेकर संभावित कानूनी चुनौतियों की आशंका को देखते हुए उठाया गया है। इतना ही नहीं, आयोग की अंदेशा है कि कुछ अभ्यर्थी परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए अदालत का रुख कर सकते हैं। ऐसे में आरपीएससी ने सुनिश्चित करने के लिए केवीएट दायर की है। तो वही कोर्ट में कोई भी फैसला लेने से पहले आयोग का पक्ष अवश्य सुने। इसके अलावा यह केवीएट आरपीएससी के सचिव रामनिवास मेहता की ओर से दायर की गई है। इसके अलावा आयोग का मानना है कि बिना उनकी सुनवाई के कोई निर्णय परीक्षा कार्यक्रम को प्रभावित कर सकता है, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से अव्यवहारिक होगा। गौरतलब है कि केवीएट एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था अदालत से आग्रह कर सकती है यदि उनके खिलाफ कोई याचिका दाखिल हो तो उस पर निर्णय लेने से पहले उन्हें भी सुना जाए। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है और इस बार केंद्र में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर उठी विवाद की आंधी जयपुर के शहीद स्मारक पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हरमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ धरने पर डटे रहे। भले ही आसमान से तेज बारिश और तूफान ने मौके की परिस्थितियों को चुनौतीपूर्ण बना दिया, लेकिन यह विरोध ना तो भीगते कपड़ों से रुका और ना ही तेज हवाओं से। इतना ही नहीं, हरमान बेनीवाल ने साफ शब्दों में कहा कि एसआई भर्ती में गड़बड़ियों के स्पष्ट प्रमाण सामने आ चुके हैं और सरकार इस विषय पर आंखें मूंद कर बैठी है। उनका आरोप है कि इस भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक, नकल और सिफारिश जैसे गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक सरकार एसआई भर्ती को रद्द नहीं करती और निष्पक्ष जांच के आदेश नहीं देती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं धरना स्थल पर उमड़ी भीड़ ये दिखा रही थी कि इस मुद्दे को लेकर युवाओं में आक्रोश गहराता जा रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी, छात्र संगठन, बेरोजगार युवा और आरएलपी के कार्यकर्ता बेनीवाल के समर्थन में खड़े दिखे। तो वहीं बारिश से पूरी तरह भीगने के बावजूद प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे और एसआई भर्ती रद्द करो जैसे नारे भी लगाते रहे। भारत के सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में गिने जाने वाले लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के बीच अब रिश्तों में बड़ी दरार आ गई है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक दोनों गैंगस्टर अब एक दूसरे से दूरी बना चुके हैं और अपने अपने नए संबंध बनाकर अपराध की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। ये जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसियों को इन दिनों के करीबियों से पूछताछ के बाद मिली है। इस नई गैंगवार और आपसी टूट से जहां अपराध जगत में एक नई हलचल शुरू हो गई है, तो वहीं जांच एजेंसियों के लिए यह भी एक नया सरदर्द बन गया है। इतना ही नहीं, जानकारी के अनुसार अब गोल्डी बराड ने अजरबैजान में रह रहे गैंगस्टर रोहित गुदारा ने हाथ मिला लिया है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में सक्रिय नोनी राडा के साथ गठबंधन कर लिया है। यह नया गैंगवार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैल रहा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली पुलिस की चिंता और भी ज्यादा संवेदनशील हो गई है। इसी कारण हाल ही में इन राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एनआई के बीच इस मसले पर एक बैठक भी हुई। तो वहीं इस गैंग के विभाजन की जड़ लॉरेंस गैंग के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई से जुड़ी हुई है और अनमोल जो लॉरेंस के इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा है। तो वहीं नवंबर 2024 में अमेरिका में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ गिरफ्तार हुए थे। राजधानी जयपुर के सिटी पैलेस परिसर स्थित द पैलेस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। तो वहीं स्कूल प्रशासन का यह मेल रविवार को भेजा गया, लेकिन अवकाश के कारण मेल सोमवार को देखा गया। तो वहीं मेल पढ़ते ही स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ते और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। एहतियात के तौर पर स्कूल और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। फिलहाल जांच जारी है और शुरुआती तौर पर इसे किसी शरारती तत्व की साजिश भी माना जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी जयपुर में एसएमएस स्टेडियम और कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं और एसएमएस स्टेडियम को अब तक 5 बार धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए, जो सभी झूठे निकले। इन धमकियों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए साइबर सेल सक्रिय है। तो वहीं जांच में सामने आया कि धमकी भरे मेल्स जर्मनी, नीदरलैंड सहित अन्य देशों के आईपी एड्रेस से भेजे गए। तो वहीं हालांकि आशंका है कि मेल भेजने वालों ने VPN का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी असली लोकेशन और पहचान छिपी रह सके। यही कारण है कि पुलिस अब तक आरोपियों की सटीक लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाई है। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस पूरे मामले में केंद्र में नरेश मीणा, जो इन दिनों टोंक जिला कारागृह में न्यायिक अभिरक्षा में है। तो वहीं हाल ही में समराप्ता गांव में हुई हिंसा और आगजनी से जुड़े मामले में SC/ST कोर्ट टोंक में चार्ज बहस पूरी हो गई है। हालांकि सोमवार को कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया और अब अगली तारीख 24 जून कर दी गई है। तो वहीं चार्ज बहस के दौरान नरेश मीणा को अदालत में पेश नहीं किया गया। इसके अलावा सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक कारणों से उन्हें कोर्ट लाने की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। तो वहीं कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब फैसला सुरक्षित रखते हुए नई तारीख भी तय कर दी गई है। इससे साफ है कि नरेश मीणा को अभी जेल में ही रहना होगा।
बता दें कि इससे पहले नरेश मीणा उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। यह घटना निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारी के साथ की गई, जिसे गंभीर अपराध माना गया। इस मामले में उन्हें गंभीर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। हालांकि बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें केस में जमानत दे दी थी। डीडवाना जिला मुख्यालय पर सोमवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से नशा मुक्ति के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली जिला प्रशासन के निर्देशन में आयोजित की गई, जिसमें दिव्यांगजनों ने विशेष रूप से भाग लिया और समाज को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया। तो वहीं इस रैली की शुरुआत नगर परिषद कार्यालय के सामने स्थित पुरानी पंचायत समिति भवन में की गई। इसके अलावा समाज कल्याण अधिकारी जयपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान रैली में शामिल प्रतिभागियों ने नशा करता है खराब करें, इसका बहिष्कार, नशा छोड़ो जीवन संचारो जैसे नारों के साथ आमजन को जागरूक किया। तो वहीं रैली नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई बस स्टैंड और पेट्रोल पंप होते हुए फव्वारा सर्किल तक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। इस दौरान रैली में शामिल दिव्यांगजनों का उत्साह और समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता सराहनीय रही। उन्होंने तख्तियों और बैनरों के जरिए नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन जीने का संदेश भी दिया। राजस्थान में प्री मानसून की बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश से मौसम भी सुहावना हो गया है। इसके अलावा सोमवार को चित्तौड़गढ़ में तेज बारिश हुई, जबकि कोटा और बांसवाड़ा में दोपहर मूसलाधार बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। तो वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश का असर देखने को मिला। इसके अलावा अलवर में सुबह हल्की बारिश हुई, तो वहीं बीती रात टोंक, कोटा, जैसलमेर, भीलवाड़ा और दौसा में तेज बारिश हुई। इसके अलावा भीलवाड़ा में देर रात आई आंधी और बारिश के कारण एक मकान की दीवार गिरने से युवक की मौत भी हो गई। इसके अलावा मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। और वहीं कोटा के लाडपुरा में 45 मिमी, अजमेर के टाटगढ़ में 50 मिमी, भरतपुर के बैर में 50 मिमी और चित्तौड़गढ़ के रासमी में 27 मिमी बारिश हुई। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी इसी तरह की बारिश जारी रह सकती है। डीडवाना जिला मुख्यालय पर बीते पखवाड़े से पड़ रही भीषण गर्मी और लू के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो वहीं तापमान में लगातार वृद्धि के चलते क्षेत्र में मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा विशेष रूप से डीडवाना और उसके आसपास की ग्रामीण क्षेत्रों में उल्टी, दस्त, पेट दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव जैसी शिकायतें वाले मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। तो वहीं राजकीय बांगड़ अस्पताल में इन बीमारियों से ग्रसित मरीजों की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। तो वहीं अस्पताल के ओपीडी में रोजाना मरीजों की संख्या बढ़कर 500 से 700 तक पहुंच चुकी है और मरीजों की लंबी कतारें अस्पताल के हर विभाग में देखी जा सकती हैं, चाहे वह ओपीडी, पर्ची बनवाने का काउंटर हो या निःशुल्क दवा वितरण केंद्र हो या फिर चिकित्सकों के परामर्श कक्ष हो। तो वहीं अस्पताल प्रशासन भी इस तरह बढ़ती और बड़ी भीड़ के कारण मौसमी रोगों को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। आवश्यक जांच की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं ताकि समय रहते रोग की पहचान हो सके और मरीजों को उचित इलाज भी मिल सके। इसके अलावा अस्पताल प्रशासन ने विशेष रूप से लैब टेस्ट की प्रक्रिया को तेज किया है। इतना ही नहीं, चिकित्सकों का कहना है कि गर्मी और लू से बचने के लिए लोगों को अधिक से अधिक पानी पीने, बाहर निकलने और समय रहते सर ढकने और हल्का भोजन करने की सलाह भी दी गई है। मेड़ता नगर पालिका में उपाध्यक्ष पद के लिए होने वाला चुनाव अब एक रोचक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। यह चुनाव 17 जून मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और इस पर शहर वासियों के साथ साथ राजनीतिक गलियारों की भी खास नजर टिकी हुई है। तो वहीं सत्ता में काबिज कांग्रेस पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब उसके 5 पार्षद भाजपा में शामिल हुए। इससे कांग्रेस का बहुमत का गणित भी बिगड़ गया। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के 20 पार्षदों का समर्थन जरूर है, लेकिन पार्टी को अपनी आंतरिक कलह और मतभेदों से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में यह कहना कठिन है कि कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। नगर पालिकाओं में कुल 40 पार्षद हैं और उपाध्यक्ष पद के लिए बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए कम से कम 21 पार्षदों का समर्थन भी जरूरी होगा। तो वहीं कांग्रेस के लिए अब अपने बचे हुए पार्षदों को एकजुट रखना और निर्दलीयों को समर्थन जुटाना बड़ी चुनौती है। इसके अलावा भाजपा के लिए भी अपने सभी पार्षदों को एकमत बनाए रखना जरूरी है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम में मेड़ता विधायक की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। उन्हें न केवल अपने खेमे के पार्षदों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी निभानी होगी, बल्कि विपक्षी रणनीतियों से भी सावधान रहना होगा। रियावड़ी उपखंड के ग्राम पादुकला स्थित पवित्र पद्मावती सरोवर पर रामायण मंडल के तत्वाधान में निर्मित शिवपेड़ी और सूरज पेड़ी का लोकार्पण समारोह श्रद्धा व भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। यह पेड़ियां सूरजपुरी महाराज मंदिर के सामने तालाब की पाल पर बनाई गई, जिनका विधिवत लोकार्पण रानाबाई मंदिर के तहत संत पंचाराम महाराज द्वारा पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस अवसर पर रामायण मंडल द्वारा ढोल नगाड़ों व ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया, जो गोगाजी मेला मैदान शिवपुर होते हुए
सूरजपुरी मंदिर पहुंची तो वहीं इस यात्रा में ग्रामीणों, महिलाओं और युवकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। तो वहीं मंदिर परिसर में गौरी गणेश की विशेष पूजा भी करवाई गई, जिसमें विद्यमान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न करवाई। तो वहीं श्रद्धालुओं ने सूरजपुरी बाबोसो मंदिर में धोख लगाकर गांव परिवार में अच्छी वर्षा की कामना की। तो वहीं रामायण मंडल द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु तालाब के दोनों ओर 20 से 25 फुट लंबी सीढ़ियां भी बनाई गई। इसके अलावा इस कार्यक्रम के अंत में सूरजपुरी महाराज को चूरमे का भोग अर्पित कर प्रसाद वितरण किया गया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।